morning friends, welcome to our e-learning class. Dear students, yesterday we learned the questions and answers of 100 days part 1 lesson number 5th. Today we are going to explain and learn the questions and answers of the second part lesson number 6. So let us learn. So this is from NCERT solutions from internet, chapter number 6, the 100 days, second part, and our main textbook is First Flight, and these two chapters, it means this is only one chapter, lesson the 100 dresses, only divided into two parts, part 1 and part 2, is written by L. Basar Esther. So what L. Basar Esther writes in this lesson that we have already learnt. Now next we will discuss questions and answer. तो यहाँ सभी जो प्रश्न है ये लेसन में टेक्स्ट बुक में हर एक पेज पे जो 2-3 पैराग्राफ्स और एक्सट्रैक्ट्स हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद ऐसे कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस रहते हैं, तो फिर हम उसको लर्न करते हैं. तो let us learn what did Mr. Petonsky's letter say. वंडा पेटोंस्की के फादर ने जो स्कूल को लेटर लिखा, वो लेटर में क्या था? आंसर, Mr. Petonsky's letter said that Vanda would not come to school anymore. Anymore यानी इसके आगे और कोई ज़्यादा वो वंडा पेटोंस्की स्कूल में नहीं आएगी. As they were shifting to another city, जैसे कि वो दूसरे शहर जा रहे थे. शिफ्टिंग का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको बोलते हैं शिफ्टिंग यानी कि ट्रांसफ़र. तो ये शहर छोड़ के दूसरे शहर जा रहे थे, ऐसे वो बताते हैं. He also said that, और वो लेटर में लिखते हैं, there वहाँ nobody would ask them, और उनको वो बड़े शहर में कोई पूछेगा नहीं, why they had funny names, उनके नाम ऐसे फनी क्यों है? because there were plenty of funny names in the city. और बड़े बड़े शहरों में ऐसे अलग अलग टाइप के नाम रहते हैं जिसको वो फनी लगता है. फनी यानी ऐसे मजाक वाला, या तो फिर किसी को नहीं लगता है, सीरियस लगता है, ऐसा कोई पूछता नहीं है शहर में. सिर्फ ये खेड़े गांव में, विलेज में और छोटा गांव में ही टाउन में पूछते हैं, तो बड़े शहर में कोई पूछता नहीं. इसलिए हम ये स्कूल और आपका छोटा सा गांव जो है टाउन, वो छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा वो लेटर लिखा. और हमारी जो लड़की है वंडा पेटोंस्की और उसका छोटा भाई, इनको यहाँ कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला है, ऐसा उन्होंने वो लेटर में लिखा. ऐसा वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि लेटर में क्या लिखा था ऐसा. सेकंड, इज मिस मेसन एंग्री विद द क्लास और इज शी अनहैप्पी और अपसेट. मिस मेसन जो है वो क्लास के साथ गुस्से में थी क्या जब वो वंडा पेटोंस्की को चिढ़ाया तो? और इज शी अनहैप्पी, तो एंग्री यानी गुस्सा और अनहैप्पी यानी दुखी और अपसेट यानी नाराज, तो इसमें से क्या थे वो? आंसर, यस, मिस मेसन वॉज अनहैप्पी. मिस मेसन जो है वो दुखी हो गई थी. यस यानी ये यस नो टाइप क्वेश्चन, इसलिए यस या तो नो में आंसर, इसलिए इसका आंसर है यस कि वो दुखी हो गई थी. अनहैप्पी यानी दुखी और अपसेट यानी नाराज, ऐसा. तो फिर वो ऐसे दुखी हो गई थी. और फिर इसके बाद एज शी वॉज डिस्टर्ब्ड बाय द इल ट्रीटमेंट टू वंडा बाय द स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास, और वो क्लास टीचर थी और उनके क्लास ने जो वंडा को एक बैड ट्रीटमेंट दिया था. इल का मतलब है बैड, ट्रीटमेंट यानी जो हम दूसरे को वर्तन देते हैं, दूसरों के साथ कैसे रहते हैं, इसको बोलते हैं ट्रीटमेंट. और खुद कैसे रहते हैं उसको बिहेवियर बोलते हैं.
तो फिर इस तरह से वंडा को जो ट्रीटमेंट दिया उसके बारे में वो डिस्टर्ब हो गई थी कि बच्चे उसको चिढ़ाते थे, इसलिए वो स्कूल और गांव छोड़ के जाना पड़ा उनका। ये डबल वॉच है ना, तो एक ही वॉच चाहिए एक वॉच को कट करने का। तो ऐसे वो डिस्टर्ब हो गए थे और मिस मेसन को बहुत बुरा लगा। शी डिडेंट अप्रूव ऑफ द ह्यूमिलेशन ऑफ अ चाइल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ हर नेम, ड्रेसेस और हाउस। और अप्रूव का मतलब है एक मान्यता देना, मान्य करना, एग्री करना। और ह्यूमिलेशन का मतलब है इंसल्टिंग। तो शी डिडेंट अप्रूव ऑफ द ह्यूमिलेशन ऑफ अ चाइल्ड। तो बच्चे का अपमान करना, किसी भी बच्चे का, ये उसको एग्री नहीं था, अप्रूव नहीं था। तो अप्रूव का मतलब है एग्री। बिकॉज ऑफ हर नेम, ड्रेसेस एंड हाउस। तो उसका नाम, कपड़ा, हाउस, छोटा है, बड़ा है या गरीब है, इसके आधार पे ये ऐसा किसी का इंसल्ट करना, ह्यूमिलेशन करना, ये टीचर को राज नहीं था, मान्य नहीं था। अप्रूव का मतलब है मान्य करना या तो टू एग्री ऐसा। तो ये इसलिए वो गुस्से में आ गई। गुस्से में तो नहीं, छोटे बच्चे इसलिए, लेकिन दुखी, अनहैप्पी, अपसेट मतलब नाराज ऐसे तो जरूर हो गई थी, क्योंकि बच्चों ने उसको इल ट्रीटमेंट दिया था। अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा बर्ताव नहीं किया था, वो अच्छे नहीं रहते थे, टीजिंग करते थे, इसलिए इल ट्रीटमेंट। इल का मतलब है बैड और इल का मतलब बीमार होना भी होता है। इल ट्रीटमेंट का मतलब है किसी को बैड बिहेवियर देना ऐसा। और हाउ डज मैरी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वंडा's फादर। वंडा के पिताजी से जो चिट्ठी मिली, नोट यानी चिट्ठी, लेटर, उससे वो सुनने के बाद मैरी को कैसे लगा। फील यानी मन को लगना, फील का मतलब है मन को लगना। तो कैसे लगा। आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वंडा's फादर, वंडा के फादर का चिट्ठी सुनने के बाद जब टीचर ने पढ़ के बताया, लिसन यानी सुनना, उसमें का टी का उच्चार नहीं करने का, लिसन, और आफ्टर यानी बाद में। आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वंडा's फादर, वंडा के फादर का नोट, नोट यानी चिट्ठी, वो सुनने के बाद मैडी हैड अ वेरी सीक एंड गिल्टी फीलिंग। सिक का मतलब बीमार होता है, लेकिन इधर सिक का मतलब दुखी, ऐसा अनहैप्पी। और गिल्टी यानी दोषी, कल्प्रिट, गुनहगार, क्रिमिनल। तो एक दोष की भावना आती थी, उसको बोलते हैं, दोष की भावना को बोलते हैं गिल्टी। मैडी हैड अ वेरी सीक एंड गिल्टी फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। इन द बॉटम ऑफ वंस स्टमक यानी कि किसी के हृदय में होना, उसको बोलते हैं इन द बॉटम ऑफ वंस स्टमक। स्टमक का मतलब पेट होता है, लेकिन इधर ये जो फ्रेज है इन द बॉटम ऑफ वंस स्टमक, वो ईडियम है। तो उसका मतलब किसी के दिल में ऐसा लेने का। इधर स्टमक का मतलब हार्ट के हिसाब से दिल लेने का, पेट नहीं लेने का, क्योंकि ये इडियम है, लोकोक्ति। उसके शब्द अलग रहते हैं और अर्थ अलग रहता है, उसको इडियम बोलते हैं। जैसे कि ऑन 11th आवर यानी कि इमरजेंसी टाइम में। लेकिन वर्ड टू वर्ड मीनिंग पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। ऑन 11th आवर का मीनिंग क्या होगा, 11वें घंटे को, लेकिन वो ऐसा मीनिंग नहीं होता वो 11वें घंटे को, ऑन 11th आवर का उसका मतलब होता है इमरजेंसी टाइम में। तो फिर ऐसे ये उसके दिल में एक दोषी की, दुखी की भावना थी। शी कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट वेन शी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन। और जब वो अपना लेसन स्टडी कर रही थी तब वो अपने लेसन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकी। कॉन्सेंट्रेट का मतलब है ध्यान देना, मन लगा के, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट। She had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. Closet का मतलब क्या होता है, कबोर्ड, कपाट। ये पहले ऑलरेडी मैंने लेसन पढ़ाते समय बोला है, कबर्ड यानी कपाट, क्लोजेट यानी कपाट। लेकिन कबर्ड ये ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड है, क्लोजेट ये अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है, लेकिन दोनों का मतलब होता है कपाट। She had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. जब भी पेगी ये वंडा को चिढ़ाती थी, whenever Peggy teased Wanda asking question how many dresses she has, तो एक्चुअली मैडी कभी एंजॉय नहीं किया। मैडी को कभी
उसमें खुशी नहीं था ऐसा चिढ़ाने में। तो ऐसे ये मैडी को वंडा की चिट्ठी पढ़ने के बाद लगता है, और वो अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही थी और वंडा को ऐसा चिढ़ाना नहीं चाहिए। तो इसको लेकर मैडी को बहुत दुख और एक दोषी की भावना उसके मन में आई थी, उसको फील हुआ था। फील का मतलब है मन को लगना ऐसा। What does मैडी want to do? मैडी क्या करना चाहती है जब ऐसा गलती हो गया? आंसर, मैडी wanted to tell वंडा that she didn't want to hurt her feelings। और मैडी एक चिट्ठी के जरिए या उसको मिलते हुए मैडी उसको बताना चाहती है वंडा को कि शी डिड नॉट वांट टू हर्ट हर फीलिंग्स। वो उसके भावनाओं को दुखाना नहीं चाहती है, वंडा की भावनाओं को, जो उसको टीजिंग किया, कितने ड्रेस है, एक ही ड्रेस है, गरीब है तुम, तुम्हारा नाम बहुत लंबा चौड़ा है वंडा पेट्रोन्स की, ऐसा हमें मतलब हमारे अमेरिका में नाम नहीं रहते, इधर हमारे कैसे नाम है सीधे साधे, थॉमस, जॉन, ऐसे है ना, ऐसे वो बोलती है, एलन, इस तरह से। हर्ट का मतलब है किसी के मन को दुखाना, उसको बोलते हैं हर्ट, या तो उसको हार्म भी बोलते हैं, HARM। तो ऐसे वो मैडी बोलती है कि मैडी वांटेड टू टेल वंडा दैट शी डिडंट वांट टू हर्ट हर फीलिंग्स, कि अरे वंडा तुम्हारी भावनाओं को दुखाने का मुझे कोई भी इच्छा नहीं है, ऐसा वो मैडी को वंडा को मिलते हुए बताने का था। लेकिन वो वंडा वो चले गए थे दूसरे शहर, ऐसा वांट यानी ऐसा मन को लगना चाहिए ऐसा। तो उसको ऐसा चाहिए था कि उसको बता के देना चाहिए कि हम तुम्हें दुखाना नहीं चाहते हैं ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सक्यूजेस डज पेगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर और व्हाई? बिहेवियर यानी बर्ताव, वर्तन। तो पेगी ने जो वंडा के साथ वर्तन किया था उसके बारे में वो क्या बहाने ढूंढती है? एक्सक्यूजेस का मतलब है प्रॉब्लम में से खुद को बचाना, उसको भी एक्सक्यूजेस बोलते हैं, और माफ़ी मांगने के लिए भी एक्सक्यूज बोलते हैं। तो व्हाट एक्सक्यूजेस डज पेगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर? तो पेगी से जो मिस्टेक हो गया था उसके लिए वो क्या बहाने ढूंढती है? व्हाई और क्यों? तो पेगी थॉट दैट शी वॉज सेटिस्फाइड दैट शी नेवर कॉल्ड वंडा अ फॉरेनर और मेड फन ऑफ हर नेम। तो पेगी ये अपना समर्थन करती है कि उसको खुशी है, सेटिस्फाइड यानी ऐसा खुश हुआ वाला, हैप्पी हुआ वाला, जो हैप्पी है, खुश है, उसको बोलते हैं सेटिस्फाइड। कि उसको खुशी है कि उसने कभी वंडा को कि तुम दूसरे कंट्री की है, फॉरेनर है, पोलैंड के, हम तो अमेरिकन हैं, ऐसा बोलना कि देश भेदभाव करना, या तो फिर उसके नाम से कोई एक चिढ़ाने का मजाक लेना कि तुम्हारा नाम वंडा पेट्रोन्स की है, ऐसा मैंने देश के नाम से और उसके नाम से कभी चिढ़ाया नहीं। मैं तो सिर्फ ऐसे बोलती थी कि कितने ड्रेसेस है तुम्हारे पास, एक ही जो ड्रेस हमेशा दिखता है, इसलिए मैं सिंपली बोला था, ऐसे वो बोलती है, एक्चुअली वो चिढ़ाती ही थी। शी ऑल्सो सेड दैट, वो ऐसे भी बोली कि शी नेवर थॉट, वो कभी भी ऐसे उसने सोचा नहीं, ऐसे वो बोलती है कि वंडा हैड इवन द सेंस टू नो, कि वंडा को ये समझता है कि दैट वे आर मेकिंग फन ऑफ हर, कि वो उसका मजाक लेते थे, ऐसा वंडा को नहीं समझता है, मतलब अपना समझता था, ऐसे वो बोलते हैं, ऐसा वो कभी नहीं सोची। वो समझ में आया क्या? फिर से एक बार देखिए, शी ऑल्सो सेड दैट, वो ऐसे बोलती है कि शी नेवर थॉट, उसको कभी भी ऐसा मन में नहीं आया पेगी के कि वंडा हैड इवन द सेंस टू नो दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर, कि वंडा को उसका मजाक ले रहे हैं वंडा का, ऐसा वंडा को नहीं लगा कभी भी, ऐसा उसने कभी भी नहीं सोचा। कि शायद वंडा को वो समझ में आ रहा था कि वो उसका मजाक ले रहे हैं, है ना, कि कितने ड्रेसेस हैं। तो ये एक चिढ़ाने का नहीं है, बल्कि एक
एक ही ड्रेस पहनती है, तो इसलिए हमने सिंपल उसको पूछा कि कितने ड्रेसेस है भाई। तो ऐसा मेरे मन में कभी ऐसा लगा नहीं, मुझे कभी भी ऐसा मन को नहीं लगा कि वंडा को ऐसा समझ में आ रहा था कि हम उसका मजाक ले रहे थे। इसका मतलब ये है सिंपल में कि वंडा का मजाक ले रहे थे, ऐसा वंडा को कभी नहीं समझा। वंडा को अभी ऐसा कभी भी नहीं लगा कि वो सभी लड़कियां उसका मजाक ले रहे हैं। हम तो सिर्फ ऐसे ही बातें करते थे और मजाक लेने के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। ऐसा वो पेगी उल्टा बोलती है, एक्चुअली वो मजाक ही ले रही थी, क्योंकि एक ही ड्रेस है तो बार बार पूछ रही थी कि कितना ड्रेस है, तो फिर वो मजाक ही हो गया। लेकिन वो पेगी के ही ध्यान में नहीं आ रहा है कि मजाक ले रहेगा क्या। अभी वो चली गई तो ऐसे ही बोलेंगी वो। शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट, और उसकी मिस्टेक अभी समझ में आई। रियलाइज का मतलब है समझना। अभी रियलाइज में एस रहता है तो वो ब्रिटिश इंग्लिश रहता है, और जेड रहता है तो वो अमेरिकन इंग्लिश रहता है। शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट, उसने ऐसा जो सोचा उसके ध्यान में आया वो मिस्टेक कि वंडा वॉज नॉट ब्राइट इनफ टू अंडरस्टैंड हर इंसल्ट, कि हम उसका इंसल्ट कर रहे थे, वो वंडा के समझ में नहीं आ रहा था, इतनी होशियार नहीं है वो। ब्राइट यानी होशियार, ऐसा उसको लग रहा था। ये उसका मिस्टेक है, क्योंकि वो मिस्टेक अभी मेरे ध्यान में है, वैसा चिढ़ाने का वो वंडा के भी ध्यान में आया था। ऐसा अब ये पेगी को लग रहा है, पहले नहीं लगता था, क्योंकि वो चले जाने के बाद, है ना। और वो ऐसा सोच में गिरने के बाद, चिढ़ाने के बाद, वंडा ने उसमें से जो एक खुद को संवारा और एक अंदर ही मन में गुस्सा पैदा करते हुए वंडा ने बढ़िया ड्राइंग निकाल के ये सभी लड़कियों को दिखा दिया कि मैं कितनी अच्छी आर्टिस्ट है, और इनका चिढ़ाने का मुंह बंद कर दिया। ऐसा What are Maddie's thoughts as they go to Boggins Heights? जब वो बोगिन्स हाइट्स जाते हैं तो मैडी के विचार आपको क्या लगते हैं वहाँ जाने के बाद या रिटर्न आने के बाद? मैडी इज़ फीलिंग बैड, मैडी जो है वो बहुत ही एक बुरा फील कर रही है। बैड का मतलब है बुरा, फील यानी मन को लगना। मैडी इज़ फीलिंग बैड, मैडी को बहुत ही बुरा लग रहा है। अबाउट वंडा, वंडा के बारे में, एंड हरसेल्फ, और खुद के बारे में, कि मैंने एक तरह का क्या किया है, पेगी को सपोर्ट करते हुए गलती किया है। मैं तो खुद चिढ़ा नहीं रही थी, लेकिन मैडी के साथ में खड़ा रहना बोले तो वो एक सपोर्ट हो गया, तो ऐसा उसके ध्यान में आया। तो मैडी इज़ फीलिंग बैड, मैडी को एक बैड फील हो रहा था अबाउट वंडा, वंडा के बारे में, वो चिढ़ाने के बारे में, और खुद के बारे में भी, हर सेल्फ। शी इज़ फीलिंग, फीलिंग यानी मन को लगना, फील यानी मन को लगना, उसका पास्ट टेंस और थर्ड फॉर्म है फेल्ट, फेल्ट, और आईएनजी लगाते हुए वो कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव टेंस हो गया, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। शी इज़ फीलिंग वेरी सैड, वो बहुत ही सैड, दुखी फील कर रही है, फॉर नॉट इवन गेटिंग अ चांस टू से सॉरी टू वंडा, और उनको अभी चांस भी नहीं था वंडा को सॉरी बोलने का, क्योंकि वंडा अब वहाँ से चली गई थी, इसलिए उसको एक नाराज़गी हो गई थी कि वंडा के बारे में चिढ़ाना अच्छा नहीं था और हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वंडा को जाके सॉरी बोलेंगे तो वंडा भी नहीं है, ये और ज़्यादा दुख हो रहा था उसको, ऐसा उसका मतलब। नेक्स्ट, वाई डज वंडाज हाउस रिमाइंड मैडी ऑफ वंडाज ब्लू ड्रेस? वंडा के घर के तरफ देखते हुए ये मैडी को उसका ब्लू ड्रेस क्यों याद आता है? रिमाइंड का मतलब है याद आना, अंडरस्टैंड? हाँ, तो आंसर है वंडाज ब्लू ड्रेस वॉज ओल्ड। वंडा का जो एक ड्रेस था एक ही ब्लू कलर का, वो बहुत पुराना था। ओल्ड यानी पुराना, फेडेड, फेडेड यानी कलर चला गया था, ऐसा। फेड का मतलब है कलर जाना, टू बिकम लाइट, लाइट यानी फीका पड़ना,
कलर के हिसाब से। और लाइट का दूसरा मतलब हल्का भी होता है। लाइट का तीसरा मतलब रोशनी, लाइट जो रहता है वो भी होता है, प्रकाश, उजेड़। तो वंडा's blue dress was old, faded, but used to be neat and clean। वंडा का वो ड्रेस जो था ब्लू कलर का, वो पुराना और उसका कलर उड़ गया था। बट यूज्ड टू बी नीट एंड क्लीन, लेकिन पुराना हो गया था, कलर उसका चला गया था, एक ही ड्रेस था वो ब्लू, लेकिन तो भी साफ सुथरा दिखता था। नीट एंड क्लीन का मतलब है साफ सुथरा। सिमिलरली, सिमिलरली यानी उस तरह से या तो इस तरह से, ऐसा इसका मतलब है। तो सिमिलरली का मतलब है उसी तरह से या तो इस तरह से, कोई भी। तो सिमिलरली हर हाउस वाज स्मॉल एंड मेकशिफ्ट बट क्लीन। उसी तरह से उसके ब्लू ड्रेस जैसा सीधा सादा सिंपल कलर निकला वाला लेकिन साफ सुथरा, ऐसा उसका ब्लू ड्रेस था। उसी तरह से उसका घर भी एक छोटा सा सादा सिंपल, ये टीन का जो पतरा रहता ना उसका। मेक शिफ्ट का मतलब है वो टीन का पतरा वगैरह टेम्पररी, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होते हैं तो इधर से उधर लेकर जाते हैं साथ में। तो ऐसा वो टेम्पररी जो रूफ का जो घर रहता है उसको मेक शिफ्ट बोलते हैं। तो ऐसा वो लगता था। और क्लीन, लेकिन क्लीन था, साफ सुथरा। थोड़ा सा आजू बाजू में थोड़ा बहुत घास भी था, लेकिन अच्छा था, साफ सुथरा था। Therefore it reminded Mary of Wanda's blue dress। तो इस तरह से उसके ब्लू ड्रेस जैसा ही उसका सादा सिंपल घर था। मेक शिफ्ट का मतलब क्या होता है, जो टेम्पररी रूफ का घर रहता है ना उसको मेक शिफ्ट बोलते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और डेरा डाल के, तंबू डाल के और टेंट डाल के जो नया घर बनाते हैं उसको मेक शिफ्ट बोलते हैं। पेज नंबर 77 पे का, What does मैडी थिंक हार्ड अबाउट। मैडी किसके बारे में ज़्यादा सोचती है, हार्ड। What important decision does she come to, और कौन सा important decision वो लेती है। तो वंडा थिंक्स अबाउट नॉट लेटिंग इनजस्टिस हैपन टू एनीवन। लेटिंग का मतलब परमिशन देना, टू एलो। वंडा सोचती है कि वो किसी के बारे में इनजस्टिस होगा, इसको लेकर वो कभी परमिशन नहीं देंगी, वो चुपचाप नहीं बैठेंगी। जस्टिस यानी न्याय और इनजस्टिस यानी अन्याय। शी मेक्स वाउ VOW। वाउ का मतलब है शपथ लेना, टू प्लेज, टू स्वेयर, ऐसा उसका मतलब। शी मेक्स वाउ, मेक वाउ का मतलब है शपथ लेना। शी मेक्स वाउ दैट शी वुड प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट यानी अपोज करना। शी वुड प्रोटेस्ट इफ एनीबडी मिसबिहेव्स विथ एनीबडी। कोई आदमी, एनीबडी यानी कोई तो भी एक, ये भी एनीबडी है, कोई तो भी एक मतलब क्या, कोई तो भी एक, कोई तो भी के साथ गलत व्यवहार करता है। मिसबिहेव का मतलब है गलत व्यवहार करना। तो फिर ये जो मैडी है ना वो उसको अपोज करेगी। प्रोटेस्ट यानी अपोज करना, वो उसके खिलाफ लड़ेंगे, ऐसे वो बोलती है। शी वोंट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर। वो चुपचाप बैठ के सहन करने वाली एक प्रेक्षक नहीं बनेंगे तब। वोंट यानी विल नॉट, ऐसा नहीं होगा। शी वोंट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर। म्यूट यानी न बोलने वाला, चुपचाप रहने वाला। स्पेक्टेटर यानी ये प्रेक्षक, जो कोई सिर्फ देखता है उसको प्रेक्षक स्पेक्टेटर बोलते हैं, और जो सुन के काम करता है उसको ऑडियंस बोलते हैं। जैसे कोई भाषण सुनते हैं हम सभा में, तो हम तब श्रोता हो गए, कान से सुनने वाले को श्रोता बोलते हैं, उसको इंग्लिश में ऑडियंस बोलते हैं। और जो कोई हम प्रोग्राम देखते हैं स्टेडियम में या कोई टीवी पे, या तो फिर कोई स्टेडियम में ग्राउंड में मैच देखते हैं, है ना, कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है, प्लेन जा रहा है, वो सीन को देखते हैं। फुटबॉल की मैच देखते हैं, टेनिस की मैच देखते हैं, WWE की मैच देखते हैं। तो ऐसे देख के आँख से देखने वाले जो प्रेक्षक रहते हैं उसको प्रेक्षक बोलते हैं, उसको स्पेक्टेटर बोलते हैं। उसको इंग्लिश में दूसरा एक शब्द है ऑन लुकर, ऐसा।
शी वोंट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर द वे शी डिड अर्लियर। अर्लियर यानी पहले, जैसे वो पहले करती थी, पेगी के साथ में रहकर चुपचाप खड़ी रहती थी, ऐसा वो अब नहीं करेंगी, चुप नहीं रहेंगी। म्यूट यानी चुप रहना। इन अ वे द एपिसोड ऑफ वंडास फैमिली लिविंग दैट सिटी, जैसे कि यह घटनाक्रम में, एपिसोड यानी घटनाक्रम, इवेंट, वंडा की फैमिली को वो गांव छोड़ के जाना पड़ा। वर्क्स एज मेजर चेंज एजेंट, जैसे कि ये जो घटना है एक चेंज एजेंट है, कि एक उसके मन का परिवर्तन होने के लिए एक प्रमुख साधन है, ऐसा ये चेंज एजेंट का मतलब। चेंज एजेंट यानी कोई बदलाव करने वाली चीज़, उसको बोलते हैं चेंज एजेंट। फॉर मैडीज पर्सनैलिटी, तो ये मैडी के पर्सनैलिटी में चेंज हो गया, कि किसी को चिढ़ाने का परिणाम क्या होता है, ऐसा। नेक्स्ट, व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वंडा। वो वंडा पेटर्न्स की शहर छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर सॉरी ये गर्ल्स वंडा को क्या लिखते हैं लेटर, जब वो वंडा फैमिली चले जाते हैं तो। द गर्ल्स रोट, राइट का पास्ट टेंस रोट, इधर पास्ट टेंस में डीड है और ये V1 है प्रेजेंट टेंस, तो आंसर में एक क्वेश्चन में अगर डीड निकल जाएगा और राइट का पास्ट टेंस रोट। द गर्ल्स रोट अ फ्रेंडली लेटर टू वंडा, वंडा को एक फ्रेंडली लेटर ये गर्ल्स लिखते थे, मतलब उन्होंने लिखा कि टेलिंग हर दैट, उसको बोलते हैं शी हैड ओन द कॉन्टेस्ट, कि उसने वो ड्राइंग का कंपटीशन जीता था। कॉन्टेस्ट यानी वो कॉम्पिटिशन, स्पर्धा। विन का दूसरा और तीसरा रूप क्या है, विन यानी जीतना, और ओन यानी जीत लिया, और थर्ड फॉर्म भी ओन, ऐसा। दे ऑल्सो रोट हाउ प्रीटी हर ड्राइंग्स वेयर, और उन्होंने ऐसा भी लिखा कि उसके ड्राइंग्स कितना ब्यूटीफुल थे, जो उन्होंने यहाँ ड्राइंग निकाले थे वो कितने ब्यूटीफुल थे, ऐसे भी वो लेटर में लिखते हैं। प्रीटी का मतलब है ब्यूटीफुल। दे आस्क्ड हर, और उसको बोला, इफ शी लाइक द प्लेस वेयर शी वॉज लिविंग, और जिस जगह में वो रह रही थी, जहाँ वो गई थी, वो जगह उसको पसंद आया कि नहीं, लाइक यानी पसंद आना। एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और अगर उसको वहाँ का वो नया टीचर भी पसंद आया कि नहीं, ऐसा वो पूछते हैं, लेटर में लिखते हैं ऐसा। इफ यानी अगर ऐसा, मतलब अगर ऐसा वो स्कूल जहाँ गई वो पसंद आया कि नहीं, अगर वो जहाँ गई है वहाँ का टीचर पसंद आया कि नहीं, ऐसा, जैसे यहाँ के मिस मेसन जैसा। दे वॉन्टेड टू से दैट दे वेर सॉरी, और वो उसको सॉरी बोलना चाहते थे। हाउ एवर यानी इसके अलावा, इसके पश्चात। दे एंडेड अप विथ जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, और इसके बाद ऐसा उन्होंने फ्रेंडली लेटर लिखा और लेटर को एंड कर दिया। दे साइंड इट विथ लॉट्स ऑफ क्रिसमस फॉर लव, साइन यानी ऐसा लेटर लिखने के बाद दोनों ने अपना नाम सिग्नेचर कर दिया, साइन कर दिया, अपना दस्तखत कर दिया, सही वगैरह, ऐसा। साइन यानी सही करना, दस्तखत करना, सिग्नेचर करना, ऐसा साइन का एक मतलब। और साइन का दूसरा मतलब निशान लगाना भी होता है, चिन्ह लगाना, निशान लगाना, मार्क करना, संकेत देना, ऐसा निशान लगाते हुए। दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ क्रिसमस फॉर लव, और एक्स को एपोस्ट्रोफी यस करते हुए क्रिसमस, और क्रिसमस की बहुत सारी ढेर सारी प्यार भरी शुभकामनाएं भी उन्होंने वहाँ लिखी। लॉट्स ऑफ यानी बहुत सारा, ऐसा। डिड दे गेट रिप्लाई, डिड दे गेट रिप्लाई, और फिर लेटर लिखने के बाद उनको वो लेटर का जवाब मिला क्या, रिप्लाई यानी आंसर, उत्तर। जो लेटर उन्होंने लिखा वो लेटर का जवाब में उनको आया क्या, वापस लेटर का जवाब मिला क्या, आया क्या, ऐसा। रिप्लाई यानी आंसर, जवाब। तो ये यस नो टाइप क्वेश्चन है। डिड दे गेट अ रिप्लाई, उनको वो आंसर मिला क्या लेटर का। हु वॉज मोर एंक्शस फॉर रिप्लाई, और वो लेटर का जवाब पाने के लिए ज़्यादा परेशान कौन थे। एंक्शस का मतलब है परेशान, वरीड। पेगी और मैडी, मैडी और पेगी कौन थे। हाउ डू यू नो,
आपको क्या लगता है? आंसर, नो दे डिड नॉट गेट हर रिप्लाई, उनको वो जवाब नहीं मिला, नहीं। मैडी वॉज मोर एंक्शस फॉर अ रिप्लाई, मैडी वो जवाब पाने के लिए ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसको लगा था कि हमारा रिलेशन आखिर में अच्छा होना चाहिए। एंक्शस का मतलब है परेशान, वरीड, एज शी थॉट अ लॉट अबाउट इट, जैसे कि उसने उसके बारे में काफ़ी सोचा। अ लॉट यानी ज़्यादा, काफ़ी, काफ़ी यानी ज़्यादा। शी वुड पुट हर सेल्फ टू स्लीप मेकिंग स्पीचेस अबाउट वंडा एंड डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वेर ट्राइंग टू टीज हर, और जो वंडा को टीजिंग करने वाले थे, ये ऐसे बहुत सारे गर्ल्स के अंदर, तो उसको वो बचाएंगी इसके आगे, और वो उसके आगे फिर उसको कितना भी परेशानी, कितना भी बोर होते हुए उसको सामना करना पड़ेगा, तो भी वो उतनी बार वो बोलेंगी कि वंडा को चिढ़ाने का नहीं, ऐसे उसने सोचा। ये टू पुट